साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको जानकारी मिलेगी कि जो लोग किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं हैं और वो किसी कोटा में किसी कैटेगरी में भी फिट नहीं होते, तो वह किस प्रकार अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवा सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें ताकि आपके कोई भी डाउट रह ना जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई चैनल्स ऐसे हैं, कई सोशल मीडिया साइट्स ऐसी हैं, कई ब्लॉग्स ऐसे हैं जो लोगों को भ्रांति पैदा कर रहे हैं। कई पेरेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, क्या केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन शुरू हो गए, कब शुरू होंगे। तो साथियों मैं बता दूं, आप या तो किसी विश्वास वाले चैनल की बातों का भरोसा करें या खुद केंद्रीय विद्यालय की साइट पर जाकर जब तक आप न देख लें कि केंद्रीय विद्यालय ने कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तब तक आप गलत बातों पर भरोसा ना करें। अभी तक केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है और अभी एडमिशन प्रारंभ नहीं हुए हैं। तो बात आगे शुरू करते हैं कि वह लोग जो किसी सरकारी नौकरी में नहीं हैं, खुद का व्यवसाय करते हैं या कोई काम करते हैं, वह अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कैसे करवा सकते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कृपया लाइक और शेयर करें। यदि आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नीचे वाली किसी भी श्रेणी में आप नहीं आते, आप अपने आप को रख कर देखिए, तब आप कोई अपना काम करते होंगे या कोई प्राइवेट जॉब करते होंगे। जैसे यदि आप कोई केंद्रीय कर्मचारी नहीं है, आर्मी फोर्स में नहीं है, एक्स आर्मी पर्सन नहीं है, या रिटायर्ड केंद्रीय विद्यालय के कोई एम्प्लॉई नहीं है, या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी नहीं है, किसी राज्य सरकार के अधीन भी आप कर्मचारी नहीं हैं, और राज्य के अधीन जो PSUs होती हैं उनके अधीन भी आप कोई कर्मचारी नहीं हैं। इसका मतलब है आप या तो बिजनेस करते हैं, कोई स्वयं का काम करते हैं, कोई आर्किटेक्ट हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, अर्थात आप इस तरह की कैटेगरी में आते हैं, या डेली मजदूर हो सकते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो इन 4 कैटेगरीज में अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन जब भी खुलेगा तब नहीं करवाएंगे। ना तो वो कैटेगरी 1 में करवाएंगे जिसमें केवल और केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो जिनका ट्रांसफ़र होता रहता है या जिनकी जॉब स्थानांतरणीय है। कैटेगरी 2 में भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। यह कैटेगरी केवल PSUs कर्मचारियों के लिए होती है, जैसे बैंक, LIC या अन्य प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनके लिए ये कैटेगरी दी गई है। आप लोग इस कैटेगरी में भी अपने बच्चों का एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरेंगे। इसके बाद तीसरी कैटेगरी राज्य सरकार के कर्मचारी जिनका जॉब स्थानांतरणीय होता है, ट्रांसफरेबल होता है, उनको इसमें एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। आप लोगों को, जो लोग इन 4 कैटेगरीज में नहीं आते हैं, उनको इसमें नहीं भरना है। इसके बाद चौथी कैटेगरी जो केवल PSU राज्य सरकार के अधीन है उसमें आते हैं, आपको इसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं भरना है। आप समझ रहे होंगे ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में कर्मचारी नहीं हैं, ये मैं उनको बता रहा हूं। और अगर वह लोग ये देख रहे हैं जो किसी क्षेत्र में कर्मचारी हैं, तो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। आपको कैटेगरी वाइज अपनी जो आपकी नौकरी है उसके अनुसार आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मेरे चैनल पर मैंने विशेष वीडियो बनाई हुई है कर्मचारियों के लिए भी, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको इन कैटेगरीज में रजिस्ट्रेशन करना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन गलत कैटेगरी में कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन एडमिशन के समय कैंसिल हो सकता है। यदि आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं या कोई अन्य स्वरोजगार, खुद का स्वरोजगार करते हैं जैसे वकील इत्यादि होते हैं, तब आप कैटेगरी 5 में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
दूसरा, अगर आप निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं तो आप कैटेगरी 6 में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा अन्य सभी लोग जो इन किसी क्षेत्र में नहीं आते, जो खुद का मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं या निम्न श्रेणी के जो वो होते हैं, उसमें आप अगर कोई कार्य करते हैं तब भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज, कास्ट कैटेगरी जैसे SC, ST, OBC होती है, इसके वाइज आपको लेना है। लेकिन यदि जो लोग SC, ST, OBC के नहीं हैं, जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए कोटा ORTE कोटा होता है, SGC कोटा होता है या DA कोटा होता है। डिफरेंटली एबल्ड कोटा में अगर जो लोग, डिफरेंटली एबल्ड का मतलब हुआ दिव्यांग, जिन माता पिता के बच्चे दिव्यांग हैं वो DA कोटा के अंतर्गत अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, चाहे वो उपयुक्त में से किसी भी कैटेगरी में नहीं है। इसका 3% जो है रिजर्वेशन सीट्स, इसकी 3% रिजर्व होती हैं। इसमें आप एडमिशन करा सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा, आप वहां पर इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी उसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो SC कोटा में 15% रिजर्व होते हैं। आप रजिस्ट्रेशन के समय SC कोटा सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ST कोटा बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 7.5%, उधर आपको कैटेगरी 7 सिलेक्ट करनी है और अपना ST कोटा सिलेक्ट कर लेना है। इसमें भी सीटें 7.5% रिजर्व होती हैं। इसके बाद आता है OBC कोटा, नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये होता है। इसकी सीटें 27% रिजर्व होती हैं। आप इसके अंतर्गत भी अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। अब आता है अगला RTE कोटा, इसके अंतर्गत 25% सीटें रिजर्व होती हैं। लेकिन विशेष बात ये ध्यान रखनी है, इस RTE कोटा के अंतर्गत केवल वही लोग एडमिशन करा सकते हैं जिन्होंने ऊपर के किसी भी कोटा का फायदा नहीं लिया हुआ है, अर्थात जनरल कैटेगरी वाले भी RTE कोटा में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बस इसके लिए मुख्य बात है कि आप RTE के अंतर्गत आने चाहिए। आपके पास या तो BPL कार्ड हो या फिर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो जो RTE कोटा के अंतर्गत इनकम आपकी आती है, वह होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि घर से आपके स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर, यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, और यदि आपका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है तो यही दूरी 8 किलोमीटर की हो सकती है। बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बात करते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। इसमें भी कोई भी अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, बस अगर उसके एक लड़की है, उसकी कोई दूसरी संतान नहीं है, उसके सिंगल गर्ल है, तब SGC कोटा में वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, RTE कोटा का जो फायदा होता है वह केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए और कक्षा 1 से 8 साल के बच्चे, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए ही मिलता है। लेकिन यदि आप एडमिशन करा देते हैं तो एडमिशन तो आपका रहता है, लेकिन RTE कोटा के अंतर्गत यदि आपको किताबें और अन्य खर्चे वापस मिल रहे हैं तो वह मिलने बंद हो जाते हैं। आगे बात करेंगे RTE कोटा के लिए क्या दस्तावेज की आवश्यकता होती है। कोई विशेष दस्तावेज की जरूरत नहीं होती, जो सामान्य है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और एक प्रमाण पत्र जो आपको किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो या EWS श्रेणी में दर्शाता हो, ये आपको विशेष डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी। बाकी के सामान्य दस्तावेज मैंने पहले कई वीडियो में आपको बताए हैं, आप देख लें, वीडियो को चैनल पर जाकर देख लें, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मिल जाएगी। आप अगर मेरे चैनल को लगातार देखते हैं तो आपको समय समय पर अपडेट्स मिलती रहती हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय ने
कोई भी सूचना जारी नहीं की है जिससे ये बताया जा सके कि एडमिशन कब प्रारंभ होंगे। थोड़ा सा आप सब्र रखिए, थोड़ा सा वेट करिए। यह है मार्च में और फरवरी ख़त्म ही होने वाली है, तो किसी भी समय इसका जो है नोटिफिकेशन आ सकता है, उसका हम सबको इंतज़ार रहेगा। लेकिन तब तक आप लोग अपने दस्तावेज़ों को कंप्लीट करके रखिए ताकि रजिस्ट्रेशन के समय कोई दिक्कत ना हो। जो 5 से 8 किलोमीटर की दूरी का प्रावधान है वह केवल आरटीई कोटा के अंतर्गत एडमिशन लेने वालों के लिए ही यह प्रावधान है। इसके अलावा किसी अन्य कैटेगरी से जो लोग एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए जो दूरी का प्रावधान है ये नहीं रहेगा। आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमें अपना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।